गुड मॉर्निंग। डॉक्टर अनीता माथुर, बाबू शोभाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। हम बीए पार्ट थर्ड में एशिया का जो फर्स्ट पेपर है उसके मेन पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे थे। उसकी स्थिति की विशेषताओं को देखा हमने और ये देखा कि किस प्रकार की यहाँ पर समुद्रों की स्थिति है, ज्वालामुखी की स्थिति है, भौगोलिक स्थिति है, पॉलिटिकल स्थिति है और किस प्रकार से ये जो एशिया महाद्वीप जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, आकार के आधार पर भी, पॉपुलेशन के आधार पर भी उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, हमने अपने लास्ट लेक्चर में मानव जाति के जन्म स्थल के रूप में, सभ्यता के पालनों के रूप में, महान धर्मों की भूमि के रूप में हमने इसकी विशेषताओं का अध्ययन किया था। और हमने ये देखा था कि एशिया एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर सभ्यता का विकास सबसे पहले हुआ, उसके बाद ये विश्व के अन्य भागों में फैली। आज हम बात करेंगे, हम इस महाद्वीप की विषमताओं पे बात करेंगे कि ये जो महाद्वीप है उसका आकार बहुत बड़ा है और इतने विशाल महाद्वीप में विषमताओं का मिलना लाजमी है। वो होगा ही जब इतना ज़्यादा अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार होगा तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ों में फ़र्क आएंगे और ये जो विषमताएं हैं ये बिल्कुल नेचुरल है। इसके बारे में डडले स्टैम्प ने बताया है कि एशिया के विभिन्न भागों में विषमताओं का मिलना ज़रूरी है। प्रोफेसर कार्निश ने कहा है विशाल एशिया जैसे विशाल क्षेत्रफल वाले महाद्वीप में जहाँ धरातल, जलवायु, प्राकृतिक संपदाएं, आर्थिक संसाधन इनमें हमें बहुत विषमताएं मिलती है। और ये विषमताएं क्यों मिलती हैं? क्योंकि इसका विस्तार बहुत अधिक है। तो अगर हम एक एक विषमता की बात करें तो सबसे पहले हम धरातलीय विषमताओं पे बात करते हैं, सरफेस डाइवर्सिटीज़ जो हैं उन पे बात करते हैं। एशिया महाद्वीप में विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे नीचा स्थल मौजूद है। मतलब हम अगर धरातल से या मीन सी लेवल से देखें तो सबसे ऊंचा स्थल जिसको हम मानते हैं माउंट एवरेस्ट शिखर है, जो कि मीन सी लेवल से उसकी ऊंचाई लगभग 8848 मीटर्स मानी गई है, वो एशिया में स्थित है, हिमालय पर्वत की एक चोटी है। दूसरी ओर इसका जो विश्व का जो सबसे गहरा गर्त है मैरियाना, जो समुद्र के अंदर का जो गर्त है वो, और उसकी गहराई लगभग हम 11,022 मीटर के करीब मानते हैं। तो ये भी एशिया में जो फिलीपींस द्वीप समूह के मिंडाओ करके एक द्वीप है प्रशांत महासागर में, वहाँ पे ये गर्त पाया जाता है जो कि जिसकी गहराई इतनी ज़्यादा है। तो आप ये देखिए कितनी बड़ी यहाँ पे डाइवर्सिटी है कि एक तरफ विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी जिसकी 8848 मीटर्स जिसकी ऊंचाई है, दूसरी तरफ समुद्र के भीतर गर्त जो कि 11,022 मीटर करीब नीचा है। तो ये एक अपने आप में डाइवर्सिटी का बहुत अच्छा उदाहरण है कि किस प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। तो यहाँ पर दूसरी अगर हम धरातल की बात करें तो एशिया महाद्वीप के धरातल पर विश्व के प्राचीन भूखंड और नए भूखंड दोनों ही तरह की चीज़ यहाँ पे विद्यमान है। उदाहरण के लिए उत्तर के प्राचीनतम भूखंड जिसको हमने अंकारण लैंड का नाम दिया है और दक्षिण का जो है गोंडवाना लैंड जिसको हम कहते हैं, एशिया महाद्वीप के उत्तर और दक्षिण में स्थित है। भारत और अरब महाद्वीप पठार विश्व के प्राचीन खंडों में से है जिसमें मिलने वाली चट्टानें प्राचीनतम चट्टानें हैं। अगर हम अरावली पर्वत जो भारत में स्थित है इसकी बात करते हैं तो ये भी विश्व के ओल्डेस्ट माउंटेन्स में है। और दूसरी ओर एशिया के मध्य में मिलने वाले नवीन वलन है, जो नई पहाड़ियाँ हैं, जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, वो विश्व के नवीनतम पर्वतों में शुमार की जाती है। मध्य एशिया में है ये, और वहाँ पे जो मिलने वाली चट्टानें हैं वो नवीनतम युग में, जब ये निर्माण का दौर चल रहा था तो नवीनतम युग जो था जिसको हम टर्शरी काल कहते हैं, तो ये जो मध्य एशिया की चट्टानें हैं पर्वतों की वो उस काल की बनी हुई हैं। तो हमारे पास ये एक पुख्ता सबूत है कि जहाँ एक और विश्व के प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला यहाँ पर हैं, उसी के साथ साथ दूसरी ओर जो सबसे नवीनतम युग में बने हुए पर्वत श्रृंखला है वो भी यहाँ पर है। अब हम बात करते हैं जलवायु की विषमताओं की। तो अगर एशिया में आप
अध्ययन करें तो आप ये देखिएगा बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न है। दोनों तरफ के एक्सट्रीम्स हमें जलवायु में एशिया में मिल जाते हैं। तो एशिया महाद्वीप का विस्तार लगभग एक गोलार्ध में है जो और फलतः यहाँ पर सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इस महाद्वीप में तापमान संबंधी विषमताएं भी पाई जाती है और उसमें भी एक्सट्रीम्स, एकदम एक्सट्रीम हाई और एकदम एक्सट्रीम लो। जहाँ एक और महाद्वीप का उच्चतम तापमान इज़राइल में तिरित जेबी करके एक जगह है, वहाँ पे रहता है, तो उसको 53.9 सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है। और दूसरी तरफ न्यूनतम तापमान जो है वो ओमी आकोन, जो अपने उत्तरी एशिया का उत्तरतम हिस्सा है, वहाँ पे -67.7 डिग्री तक नापा गया है। तो आप ये देखिए कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है तापमान में, एक्सट्रीम में कम और एक्सट्रीम में ज़्यादा। इसी तरह एशिया महाद्वीप में विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला और सबसे कम वर्षा वाला दोनों स्थान यहाँ पर ही स्थित हैं। अगर हम अधिक वर्षा की बात करते हैं तो मेघालय का, भारत में जो मेघालय है उसमें चेरापूंजी, सासाराम, मानिसराम वो स्थान है जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है, विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। और दूसरा जो करीब करीब सेंट्रल एशिया में स्थित है अदन, जिसमें वार्षिक वर्षा का औसत मतलब मात्र 3.8 सेंटीमीटर्स माना गया है। ये अरब प्रायद्वीप के दक्षिण में स्थित जगह है। तो आप ये फ़र्क देखिए कि विश्व का अधिकतम वर्षा और विश्व की न्यूनतम वर्षा का क्षेत्र एशिया में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं आर्थिक विषमताओं की। एशिया महाद्वीप में विश्व का सबसे अधिक अभ्रक, जिसको हम माइका भी कहते हैं, मैंगनीज, टंगस्टन, एंटीमनी, टिन, ये जो वो खनिज हैं जिसका सबसे सुरक्षित, सबसे बड़ा भंडार इस क्षेत्र में पाया जाता है। इसके विपरीत सोना, निकल, चांदी, तांबा ऐसे महत्वपूर्ण खनिज हैं जिनके सुरक्षित भंडार और उत्पादन में यहाँ पर ये पीछे हैं, ये वाले जो हैं। एशिया महाद्वीप में कृषि के क्षेत्र की बात करें तो जूट, चावल, चाय, रबर, खजूर, नारियल का यहाँ पे अच्छा उत्पादन है। इसके विपरीत चकुंदर, राई, जैतून, कॉफ़ी में ये थोड़ा पीछे है। अगर हम प्राचीन कृषि पद्धतियों की बात करते हैं, प्रिमिटिव कल्टीवेशन जो था वो बैल और श्रम के द्वारा किया जाता है। और आज भी कई देश में, अगर हम भारत में भी और राजस्थान में भी देखें तो इसी प्रकार की स्थिति हमें दिखाई दे रही है। इसके विपरीत दक्षिणी पूर्वी देशों में सबसे नवीनतम पद्धति से जो प्लांटेशन है या कृषि है वो की जाती है। मशीनों का सबसे ज़्यादा यूज़ यहाँ पे किया जाता है। इसी तरह टेक्नोलॉजिकल अगर हम देखें, उन्नति के बारे में देखें तो एशिया के कुछ ऐसे देश हैं जैसे अपन जापान, चाइना, कुछ हद तक भारत की भी बात करें तो यहाँ पे अच्छी इस तरह से विकसित अवस्था आपको मिलेगी। कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर इस प्रकार की सुविधाएं या इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिखाई नहीं देगा। मानव विषमताओं की बात करें तो एक तरफ भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र हैं, जिसमें भारत के दक्षिण में हांगकांग द्वीप के पास मकाओ विश्व का सबसे अधिक घनत्व वाला क्षेत्र है। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व 18,670 व्यक्ति है। अभी हमें लेटेस्ट इसका डाटा मालूम नहीं पड़ सका है, ये हम 2006 का जो रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से आपको बता रहे हैं। दूसरी तरफ एशिया के मध्य में मंगोलिया विश्व का सबसे कम घनत्व वाला क्षेत्र है। वहाँ पर प्रति किलोमीटर 1.5 व्यक्ति ही निवास करता है। चीन की यांगटीसिकियांग घाटी में, इंडोनेशिया के जावा द्वीप में 1 वर्ग किलोमीटर में 5,000 लोग तक रहते हैं और साथ ही साथ वहाँ पर 1000 पशुओं तक के मिलने की एक नॉर्मल सी बात है। जबकि गोबी का मरुस्थल, अरब के मरुस्थल में हज़ारों वर्ग किलोमीटर तक मानव और पशु जीवन की हम कल्पना ही नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर इस प्रकार की स्थिति है कि वो वहाँ पर ना तो मानव के रहने योग्य ना पशुओं के रहने योग्य स्थितियाँ हैं, इसलिए वहाँ इस प्रकार की परिस्थितियाँ नहीं पाई जाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक धर्म मिलने की बात है। इस महाद्वीप में सबसे प्राचीनतम और आधुनिक दोनों प्रकार की सभ्यताएं हैं या दोनों प्रकार की धर्म भी आपको मिलेंगे।
इस महाद्वीप के देशों की प्राचीन संस्कृति विश्व में प्रसिद्ध है, फिर भी यह महाद्वीप सामाजिक स्तर पर पिछड़ा हुआ है। आज भी यहाँ पर अनेक राष्ट्र सांप्रदायिक और राजनीतिक झगड़ों में और गरीबी से पीड़ित हैं। ये इस कॉन्टिनेंट की सबसे एक नेगेटिव बात है, क्योंकि यहाँ पे सभी धर्म के लोग पाए जाते हैं और पहले इनका जो भाईचारा था वो अलग प्रकार का था, परंतु अब धर्म और जाति और पॉलिटिकल बाउंड्रीज इनको लेके बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको हम समय समय पर अखबार में पढ़ते रहते हैं। हम इसके बावजूद हम ये मानते हैं कि विषमताओं में एकता भी इस महाद्वीप में है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इतनी विभिन्नताएं होने के बाद भी कहीं ना कहीं यहाँ पर इनमें एकता भी हमें दिखाई देती है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो आप ये देखेंगे कि हम कृषि के क्षेत्र में देखें तो भारत, चीन, इंडोनेशिया में स्थल धरातल की बनावट, जलवायु, मिट्टी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और यहाँ पर चावल, चाय, रबर, गन्ना, तंबाकू, ये सब चीज़ों की कृषि एक साथ होती है। गंगा सिंधु मैदान में कृषि के लिए बहुत गेहूं की कृषि के लिए बहुत उपयुक्त माना जाता है। उधर अगर हम देखें ईरान की तरफ तो दजला फरात में भी इस प्रकार की स्थिति आपको दिखाई देगी। चीन में हांगवो और यांगत्से कियांग में भी उसी प्रकार की नदियों का मैदान पाया जाता है। इसी तरह अगर हम भाषा की भी बात करें तो बहुत सारे देश में भाषाओं में काफ़ी ये माना जाता है कि यहाँ पे एक सी स्थिति है। अब अगर हम एशिया के भूत और भविष्य की बात करें तो हम ये मान के चलते हैं कि एशिया महाद्वीप का भविष्य बहुत उज्जवल है। यहाँ पे टेक्नोलॉजिकली बहुत अच्छी उन्नति हो रही है। दूसरी बात, अभी तक जिस पॉपुलेशन को हम एक बोझ मान रहे थे, अब वो एक संसाधन में तब्दील हो चुकी है। इसलिए अमेरिका और यूरोप के विकसित देश भी एशिया की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ उन्हें बड़ा मार्केट भी अवेलेबल हो रहा है और बड़ी कम लागत में वो यहाँ पर अपना काम करवा सकते हैं, अपनी इंडस्ट्री लगा सकते हैं। इसलिए हम ये मानते हैं कि ये वो महाद्वीप है जिसका भविष्य निश्चय ही बहुत उज्जवल है। अगर यहाँ की बेसिक समस्याओं को अगर हम ख़त्म कर सकें तो ये भविष्य का महाद्वीप हम मान सकते हैं। थैंक यू।